सब अपने माइक्स ऑफ कर दें, हम अपना सेशन स्टार्ट करने लगे। सबके माइक्स ऑफ हों। सबके माइक्स ऑफ होने चाहिए। चले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है। I am Rabia Shehbaz. I am a CA affiliate. I have been teaching for last 2 years. Now I am associated with the CA brands as a teacher. ठीक है। और मैं टेस्ट सेशंस वगैरह भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। एंड आज का सेशन हमने रखा ही क्यों? ठीक है। आई थिंक सो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में काफ़ी होगी। और आखिर मैं CA affiliate हूँ तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ CA। ठीक है। तो वो वाली बात तो नहीं है, मुझे पता नहीं होगा। ठीक है। और आपने मेरी इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है। ये सेशन हमने रखा ही क्यों है? आपको मतलब सेशन रखने की, और आप ले क्यों रहे हैं? मुझे लगता है कि आप इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि अब ये वो टाइम आ चुका है कि अब फी वगैरह भी सबमिट होने वाली है और सबको पता चल गया है कि टाइम जिसको कहते हैं ना वो कम रह गया। और जिसको कहते हैं, सबको आवाज़ आ रही है? मुझे प्लीज़ आप मैसेजेस में बता दें कि सबको आवाज़ आ रही है। ठीक है। ऑलमोस्ट सबको आ रही है, किसको नहीं आ रही? सबको आ रही है। ठीक है। तो जिसको कहते हैं हमने ये सेशन इसलिए रखा क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि सबको पता चल गया है कि भाई पेपर्स आने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेपर्स कैफ के तो आगे नहीं हो रहे, किसी सूरत नहीं हो रहे। जब AFC और CFAP के पेपर्स आई कैप आगे नहीं कर रहा तो कैफ का तो सवाल भी नहीं पैदा होता ना कि पेपर्स आगे हों आपके। ठीक है। और अब जब पता चल गया है कि थोड़ा-सा टाइम रह गया है और अभी तक बहुत से बच्चे जिसको कहते हैं तैयारी स्टार्ट नहीं भी करते कि अच्छा चलो आखिर में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रही कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है। अब कहाँ से शुरू करें? तो अब कहाँ से शुरू करें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से शुरू ना करें। ठीक है। इस चीज़ के लिए आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कहाँ से शुरू करो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको प्लान कैसे करना है, ये सब्जेक्ट है क्या, इसको किस तरह तैयार करते हैं, आपकी क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी जो आप सीनियर से जाके लेते हो और वो आपको उल्टी सीधी गाइडेंस देते हो, उसके बाद आप फेल हो जाते हो और कोई आपको ऑन नहीं करता। सब कहते हैं आई कैप फेल करता है, वो आई कैप फेल नहीं करता, वो आपके सीनियर्स जिनसे आप मशवरे ले रहे होते हैं अपने जैसे स्टूडेंट्स से, वही आपको जिसको कहते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है सबको आवाज? आवाज क्यों इशू कर रही है? अरीशा चौधरी आपको आवाज आ रही है? आई डोंट नो व्हाई। अब सबको ही नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को आ रही है और कुछ बच्चों को नहीं आ रही है। क्या इशू हो सकता है? मे बी आप लोगों ने जिसको कहते हैं आवाज इस वजह से ना आ रही हो कि आपने ऑडियो कॉल अटेंड ना की हो। ठीक है। तो अब हम अपना सेशन करेंगे, जिसको आवाज आ रही है वो आ रही है और जिसको नहीं आ रही वो अपना चेक करे कि जिसको उसने ऑडियो कॉल अपने ऑडियो चेक करें क्योंकि बाकी काफी बच्चों को आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि अगर उनको जा रही है तो बाकियों का इशू उस तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। सही। और
हम थे कि हम इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, कि क्या वजह होती है कि बच्चा फेल भी हो जाता है और आपको फिर कोई ऑन नहीं करता, ठीक है, आई क्या फेल नहीं करता, अपनी गलतियां होती हैं, वो भी हम आगे जाके इस सेशन में जिसको कहते हैं वो डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि आपका ये सेशन हमने कंडक्ट क्यों करवाया है। जिसका भी माइक ऑन है वो माइक बंद कर दे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, सही है, ओके। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स सीए में क्यों है, देखो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप सोसाइटी और इन चीज़ों को डील आउट करते हो, ठीक है, कि आपकी सोसाइटी के अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है, ह्यूमन इन चीज़ों का अफेक्ट्स कहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सीए आपने करना है, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपका बिजनेस का इफेक्ट डायरेक्टली ह्यूमन सोसाइटी पे पड़ता है। इस वजह से आपको इकोनॉमिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। आपकी इकोनॉमी किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट सीए में इन्होंने डाला कैसे है, वैसे तो सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, दोनों चीजें जिसको कहते हैं वो। वकास अहमद क्या बात है, व्हाट्स द इशू, अच्छा ठीक है। तो हम अब मैं किसी के मैसेज एंटरटेन नहीं करूंगी, जो भी मैसेजेस होंगे वो इसके बाद होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर सेशन डिस्टर्ब, बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स है वो एक प्योरली, जो सीए के अंदर इकोनॉमिक्स है वो प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। 97% जो है इसके अंदर थ्योरी ही चलती है, ठीक है। इससे ज्यादा ये किसका माइक ऑन है, इसके अंदर सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। 3%, 2-3% कोई 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए तो आ जाए, ठीक है। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, प्योरली थ्योरी है। और थ्योरी भी बहुत ड्राई किस्म की है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसके इस तरह के इंसान को लगता है वो उसको समझ आ गए, लेकिन वो जब लिखने लगता है तो वो बहुत ही और तरह लिखता है, और उसके अपनी वर्डिंग्स जो है वो इकोनॉमिक्स को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्रैमिंग होती है जो कि इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाती है, जिस वजह से पहले लगता है कि भाई कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, हमारा इजीली पास हो जाएगा। लेकिन जब आप पेपर में वही कॉन्सेप्ट रिप्रोड्यूस करते हो तो तब आप कुछ और ही रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको लगता है वो ठीक है, लेकिन जो एक एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स का बैठा हुआ है उसको लगता है कि ये बिल्कुल गलत लिखा है, इसकी स्टोरी जो है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं गलत है, ठीक है। और इन सबको आपको याद करना पड़ा। अब याद करना उससे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। आपको जिसको कहते हैं वो चीज याद करते हो फिर भूल जाती है, याद करते हो फिर भूल जाती है, याद करते हो फिर भूल जाती है, ठीक है। और इसको याद करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लिख के याद करो, ठीक है। अब जब तक उसे लिखोगे नहीं, जब तक आपके हाथ में से वो निकलेगा नहीं ना, आपको कभी याद नहीं होगा। और अगर आप अपने वर्डिंग्स लिखोगे तो आप आधी तो वर्डिंग्स जिसको कहते हैं वो गलत लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है। ट्राई कि आप बुक की जितनी ज्यादा वर्डिंग याद करो, और बुक सिर्फ एक आई कैप, ये जितने है ना कि इधर की बुक से कर लो, इधर की बुक से कर लो, आपने पेपर आई कैप का देना है, बुक्स आप किसी और की यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने बुक सिर्फ आई कैप की यूज करनी है, किसी और टीचर के नोट्स, किसी भी टीचर के, ठीक है। आपने सिर्फ जिसको कहते हैं, ये लाइंस कौन लगा रहा है, यू कैन डू इट, आप लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, अदरवाइज आई कुड हैव टेकन एन एक्शन, ठीक है। तो जिसको कहते हैं, अब हम आ जाते हैं बच्चे फेल क्यों होते हैं, सही है। बच्चे फेल किस वजह से होते हैं हमारी, ओके, व्हाई डज, इस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे ज्यादा फेल क्यों होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि इस सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट्स आप जो साथ उठाते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले बच्चे होते हैं, वो होता है इंट्रो टू अकाउंटिंग और लॉ। अब वो लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स को हम लास्ट में जाके प्रिपेयर करेंगे और इकोनॉमिक्स तो हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जाके इकोनॉमिक्स होती ही नहीं है, इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं आती कि आपने करना कैसे, ठीक है। अब आपको उस, ये सबसे बड़ा रीजन बन जाता है आपके फेलियर का। और फिर आखिर में आके आप थोड़ा थोड़ा गेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सीनियर्स कहते हैं मैं तो 4-5 क्वेश्चन याद करके गया था, ये चैप्टर्स किए थे मैंने और मैं पास हो गया। वो आपको ये नहीं बताते कि वो पिछली दफा कितनी दफा फेल हो गए फिर पास हुए, ठीक है। लेकिन वो आपको ये जरूर बताएंगे कि इतने चैप्टर्स मैंने किए, ठीक है। आखिर में जब वो पास होते हैं ना, तो वो तभी पास होते हैं जब उन्होंने सारा किया होता है, ठीक है। कोई आई कैप जो होता है ना, वहां पर पेपर
जो चेक कर रहा होता है, उसको 1 मिनट में पता चल जाता है कि आपने कितना याद किया हुआ है, आपने किस तरीके से याद किया हुआ है, किधर से याद किया हुआ है। ठीक है, वो आप जैसे स्टूडेंट नहीं होता, वो एक एक्सपर्ट वहां बैठा होता है। ठीक है, तो उसके लिए जिसको कहते हैं वो जज करना कि बच्चे को कितना आता है, उसने चीटिंग करके लिखा है, उसने अपनी वर्डिंग लिखी है, उसको समझ सही है, समझ गलत है, वो सारा कुछ उसको बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बिल्कुल भी किसी भी सीनियर्स की एडवाइस के ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपने नहीं चलना। आपने किसी एक्सपर्ट टीचर की एडवाइस लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी नहीं करनी। ठीक है, बच्चे होते हैं लेक्चर्स आपने लिए ही नहीं हुए और आप खुद ही पढ़ा और खुद ही दे दिया। इस तरह के काम जो होते हैं ना, वो बहुत, जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, वो कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी टीचर से उन्होंने समझा होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि उन्होंने समझे बगैर ही जो है वो अपना पेपर पास कर लेते। और वो जो पास कर लेते सेल्फ स्टडीज पे, वो दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में, ये पहली अटेम्प्ट वाले सिर्फ आपको झूठ बोलने के लिए बताते हैं कि भाई मैंने पहली अटेम्प्ट में बगैर पढ़े जो है ना वो कर लिया। तो बगैर पढ़े कुछ नहीं होता। अगर आपको नहीं यकीन तो आप एक दफा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, बच्चे रिटर्न प्रैक्टिस याद करना है, उसको याद कर रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं, 15 दफा पढ़ लिया, 20 दफा पढ़ लिया, 40 दफा पढ़ लिया, बहुत दफा पढ़ते हैं बच्चे, आई हैव सीन देम। ठीक है, वो बहुत दफा पढ़ते हैं और फिर कहते हैं मैम हमने तो इतनी दफा पढ़ा था और हम लोग तो हो गए फेल। भैया आपने जब लिखा ही नहीं था, जब आप पहली दफा जाके लिख ही पेपर में रहे हो, तो आपने क्या लिखना है वहां पे? आपको तो आधी चीजें जिसको कहते हैं समझ ही नहीं आएंगे, आपने लिखना कैसे है? वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपने तो सिर्फ याद किया था, और याद आपको एक एक वर्ड था, लेकिन आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन आएगा कैसे, किस तरह उसको आंसर करना है, कितना आंसर करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये सारी चीजें आपको फेल कराती हैं। जो कहते हैं ना हम 40s में फेल हो गए, वो ज्यादातर रीजंस यही होते हैं कि आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखा होता, आपने इधर उधर की बातें ज्यादा लिखी होती हैं, जो उसने पूछा होता है वो आपने नहीं लिखा होता। ठीक है, आपकी जिसको कहते हैं बाकी चीजें वगैरह, आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग, जो पेपर अटेम्प्ट करना होता है ना, उसके अंदर ज्यादातर इशू आ रहा होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो चीज करेंगे वो है अपना पेपर डिस्कशन। ठीक है, कि पेपर आपने कैसे करना है। अब हम अपना पेपर पास्ट पेपर खोलेंगे। ठीक है, उसका पेपर पैटर्न हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि पेपर पैटर्न पेपर आता कैसे है। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, उसके अंदर चॉइसेस भी आती हैं, जो कि आपको सबसे पहले सीनियर कहेगा कि भाई चॉइस आती है और आप जिसको कहते हैं ना वो उसको छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैं बताती हूँ कि आपने पेपर के अंदर कोई भी चैप्टर क्यों नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ, पहला जो पोर्शन है, पहले तो 100 मार्क्स में से 15 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज आ जाने हैं। लेट मी शो दैट। आपके 15 मार्क्स एमसीक्यूज आने हैं। अब ये एक एक मार्क्स के एमसीक्यू है, और यही आपको एक मजे की बात ये है कि आपको पास जिसने करवाना है वो ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन होना है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। ठीक है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज अगर आपने पूरी बुक पढ़ी हुई है तो इसके अंदर से एटलीस्ट जिसको कहते हैं वो 7 to 8 मार्क्स तो आपके जिसको कहते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज के होंगे। जिस तरह ये, तो अगर आप थर्ड वाला एमसीक्यू देखें, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, तो ये जिसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काफी जिसको कहते हैं आपके इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, जो आपको, और कुछ आपके पास पेपर से भी आएंगे। ठीक है, अब अगर आप 7 to 8 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो इसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर, तो बाकी आपको सिर्फ 42 मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। और अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाता है, 15 में से आप 50% भी एमसीक्यूज ठीक करते हो, तो 7 to 8 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं। ठीक है, और अगर आप 10 कर लेते हो तो फिर तो आपके लिए 40 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, बाकी 85 में से। ठीक है, फिर तो आप समझो कि आप वाकई ही पास हो जाओगे। ठीक है, और अगर आप इधर 15 मार्क्स में जो आपके पक्के एमसीक्यूज के मार्क्स होते हैं, जो कि ये सही है, जो आपको कोई गलत या सही नहीं कर सकता। ठीक है, जो सही है वो सही है, जिसके अंदर आपको मार्क्स का नहीं है, डाउट नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप मार्क्स कर लेते हो तो आपको रिजल्ट तक थोड़ा सा सुकून भी रहता है कि हाँ भाई पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है। ये 15 मार्क्स पूरी बुक में से होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें माइक्रो के पोर्शन में डाल देते हैं, लेकिन ये 15 मार्क्स सिर्फ माइक्रो के नहीं होते, इसके अंदर मनी का भी आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के होते हैं। ये पूरी बुक में से 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आने हैं। बाकी अब हम ऊपर चलते हैं, तो पहला पोर्शन जो माइक्रो का 35 मार्क्स का बाकी रह जाएगा, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर 4 क्वेश्चन है। ठीक है,
और 4 क्वेश्चंस के अंदर एक डायग्राम तो आनी ही आनी है, ठीक है। ये वाली माइक ऑन है? अभी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दे। मोहम्मद हसन, आपको माइक ऑफ करने का पता होना चाहिए, ये एक एथिक्स में से आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम तो मस्ट आनी है, ठीक है। जो आपके ग्राफ्स और ये चीजें हैं उनमें मस्ट डायग्राम आनी ही आनी है इनमें, और इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन की भी चॉइस नहीं है कि आपको हो कि इसमें मेरे पास चॉइस और ये आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। और एक डायग्राम जो ज्यादातर आती है वो आती है पीपीएफ की, ठीक है, और पीपीडी जो है, ये दोनों की जो है ना वो आ जाती है। कभी मोनोपोली और ओलिगोपोली जो है उसके अंदर से भी क्वेश्चन जरूर आता है, वो जो आपके आते हैं ना चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट, उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी, ठीक है। छोड़ना तो आपने कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरह करना है कि आप क्वेश्चन देखो तो आपको बस यही वाला क्वेश्चन सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस आपके पहले 5 चैप्टर्स में से आने हैं, जिसमें से एक जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। देख रहे हो 8 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से जो है वो आया हुआ है। 10 to 15 कहते हैं, लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8, 10, 12 इस तरह क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से आता ही आता है। अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन भी, एक चैप्टर भी उधर से तैयार करते हो तो आपके 10 to 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। चले 10 to 15 नहीं भी तो कम से कम 7-8 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो गए वहां से, ठीक है। उसके बाद बाकी जो 4 चैप्टर्स बचते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, उसके अंदर से 5 चैप्टर। अगर आपका 5 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक्स में तो आपका पेपर पास है, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका पेपर पास करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 5 के बगैर कोई बच्चा भी पास नहीं कर सकता, वो 45, 46, 47 पे फेल हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो वो मेजर पोर्शन जो है ना वो चैप्टर लंबा भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, और ठीक है थोड़ा सा मुश्किल भी है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसको समझ आ जाए उसके लिए बहुत आसान हो जाता है पेपर पास करना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर एमसीक्यूज पूरी बुक से। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको पता चलेगा कि वो जो चॉइस का कहते हैं कि हम चॉइस पे छोड़ के चले जाएं और ये वो। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं टोटल 10, बल्कि 12 आई थिंक, यस 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब आप तो बहुत खुश हैं भाई, पूरे सीए में कहीं पर चॉइस नहीं है, ठीक है, और किसी पेपर में चॉइस नहीं है, सिर्फ जो है इको के पेपर में चॉइस आती है। लेकिन आईकैप इतना पागल भी नहीं है कि वो आपको इस चीज की चॉइस दे दे कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके आओ, ठीक है। अब अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके आए हो, आपने एक चैप्टर जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, अब क्या होगा कि आप जो चैप्टर आपने छोड़ा है, जो पार्ट ए है वो किसी और चैप्टर से होगा और पार्ट बी जो है वो किसी और चैप्टर से होगा, ठीक है। अगर आपने एक चैप्टर छोड़ा हुआ है उसका पार्ट बी आ गया तो क्वेश्चन 6 भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने फिर अगले का भी ऐसे ही होगा, आपने कुछ चैप्टर्स छोड़े हुए हैं तो हो सकता है कि उसका एक एक पार्ट हर क्वेश्चन में आया हो, ठीक है। तो फिर आपके लिए तो वो क्वेश्चन गया और आपके पेपर्स के अच्छे भले मार्क्स भी गए। अगर आपने क्वेश्चन ये बी पार्ट जो है ये छोड़ा होता तो 6 मार्क्स, एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, तो आपका तो सब कुछ जाना था, ठीक है। तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाओगे, लास्ट चैप्टर्स में से कोई चैप्टर छोड़ के जाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप जिसको कहते हैं वो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप पेपर पास कर सको, ठीक है। आपको उधर एक क्वेश्चन नहीं आता, उससे क्या होगा कि आईकैप अंदाजा लगा लेगा कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके आए, ठीक है। आपने एक पार्ट क्वेश्चन किया और उसका एक पार्ट आपका बिल्कुल ब्लैंक है और एक पार्ट आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है, और फिर आपको वो कर देगा फेल। आप कहोगे भाई मैं तो 100 मार्क्स का पेपर करके आया था, उसमें से 4 मार्क्स का मेरा जो पार्ट था ना वो सही नहीं हुआ था, मेरे कम से कम 80 मार्क्स तो बनते हैं, उसको मुझे पास करना चाहिए। आप पास पेपर्स के कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के देखें, उसके अंदर वो बार बार बोलता है कि सबसे बड़ा फेलियर का रीजन ये है कि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके आते हैं। अब उसको कैसे पता कि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके आते हैं? उसको इसी तरह उसके अंदर चीजें रखी हुई हैं जिससे वो जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करके आया और इस बच्चे ने पूरी बुक पढ़ी है,
ठीक है। तो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके गए हैं या आपने पेपर में कहीं पर भी उसे ये इम्पैक्ट दे दिया है कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके गए हो, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा गया, आपने पार्ट ए बहुत अच्छा किया और उसी का पार्ट बी आप बहुत ही गंदा कर रहे हो, ठीक है, तो वो उसको साफ समझ आ जाएगी कि बच्चे को वो वाला चैप्टर नहीं आता, वो सिलेक्टिव स्टडी करके गया था। और खास तौर पे सेक्शन बी के अंदर अगर आपकी सिलेक्टिव स्टडी है ना, उसको 1 मिनट में वो अंदाजा लगा लेगा कि आपकी सिलेक्टिव स्टडी है। और वो फिर आपको इस तरह फेल नहीं करेगा कि 30s में लाके, वो आपको ऐसी जगह फेल करेगा कि आप टीचर्स भी आपको कहेंगे कि बेटा कैसे हो सकता है, और आप खुद भी नहीं समझ आएगी कि ये 46 4 मार्क्स नहीं आए। वो जो 4 मार्क्स नहीं आते ना, आप कहते हो ना कि इतना पेपर अटेम्प्ट किया था और फिर हमारे मार्क्स भी नहीं आए, 4 मार्क्स कहीं से तो दे देता। वो कहीं से कैसे दे, उसको पता चल जाता है कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके आए हो, ठीक है। तो आपने कहीं पर भी किसी पेपर में भी उसको ये शो नहीं करवाना कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके आए हो। आप लॉ का पेपर ले लो, आप इकोनॉमिक्स का पेपर ले लो, आप कोई भी सीए में सब्जेक्ट ले लो, अगर आईकैप को किसी भी आपकी जगह से ये अंदाजा हुआ कि आपने सिलेक्टिव स्टडी की है, वो आपको कभी पास नहीं करेगा। ये जो 45 से अबव फेल होते हैं, इनकी सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी पता चलती है, ठीक है। ये 46 47 पे बच्चे फेल होते हैं, 48 49 वाला सीन नहीं होता, 46 47 पे बच्चे फेल हो रहे होते। ये किसी का माइक, तो आपने जिसको कहते हैं ना, वो उसका आपने ख्याल रखना है कि आपने कहीं पर भी ये इम्पैक्ट नहीं छोड़ के आना कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके आए हो। मैं बार बार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बच्चे करते हैं सिलेक्टिव स्टडी, ठीक है। अब सिलेक्टिव स्टडी करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी, ठीक है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपका बर्डन कम होगा। सिलेक्टिव स्टडी इसीलिए करते हैं ना कि बर्डन कम हो जाए। तो आपने क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करो, आप स्मार्ट स्टडी करो। उससे ये होगा कि आपको आता भी सब कुछ होगा और आपका बर्डन भी कम होगा और आईकैप को ये भी नहीं पता चलेगा कि भाई आप सिलेक्टिव स्टडी करके आए हो, ठीक है। वो अब आपको मैं आगे बताऊंगी कि आपने वो काम कैसे करना है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट पेपर डिटेल हमने में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एक्सप्लेन और इन वर्ड्स की, जो इन वर्ड्स से वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो पूछ कुछ और है, आप आंसर कुछ और करते हो, ठीक है, और वो फिर आपके लिहाज से वो ठीक होता है, आईकैप के लिहाज से कुछ और ठीक होता है और आप उसके बाद हो जाते हो फेल, ठीक है। और फिर इंसान को समझ नहीं आती, जब इंसान 40s में फेल हो तो उस टाइम इंसान को समझ नहीं आती कि गलती कहाँ पर है। ये वो गलतियां जो 40s में फेल होने वाले करते हैं, जो 30s में होता है उनकी स्टडीज में भी गलतियां होती हैं, लेकिन ये जो गलतियां मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी ही गलतियां वो करते हैं जो 40s में फेल होते हैं। और ये सब बच्चों को खुद पता होता है, अभी तक जो फेल नहीं हुए वो ये गलतियां करें ही ना, ताकि वो फेल ना हो। और जो फेल हुए हैं तो आई होप कि उनको पता चल गया होगा कि वो क्यों हुए, और अपने आप को पता होता है कि वो कितने पे फेल हुआ है, ठीक है। तो आपको वो चीजें देखनी है कि अगर आप 40s में वाकई 40s में फेल हुए हो तो जिसको कहते हैं वो इसी तरह आईकैप किसी के साथ भी गलत नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती हैं और आपको वो मिस्टेक्स देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन आपने ना डिटेल में उसे बताना है, ठीक है, क्लियर करके और रेलेवेंट फैक्ट्स दे के, ठीक है। कोई भी अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसको रेलेवेंट फैक्ट्स वगैरह बता के आपने डिटेल में उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपने पॉइंट्स बनाने हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर एक और चीज, एक और टिप मुझे एकदम याद आई है, मैं आपको बताती हूँ, विच आई यूज, ठीक है। जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते होते थे हमारे, अब ओके, नो वन टोल्ड मी कि जिसको कहते हैं ये शेयर, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आई वाज लाइक सीरियसली, स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी मैम, स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मुझे लगा जैसे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो हम लोग किधर गए? अच्छा, एक्सप्लेन, आपका एक्सप्लेन, जो आपको जो चीज मुझे याद आई वो ये थी कि एफएससी के अंदर जो पेपर्स वगैरह देते हैं उसके अंदर हेडिंग्स बनाते हैं, ठीक है। हेडिंग्स जिधर मर्जी, प्रोफेशनल पेपर्स में भी ज्यादा हेडिंग्स नहीं देनी, आप एक मार्कर से काम करते हो, एक पेन से ही काम करो, लेकिन अगर आप हेडिंग्स बना के करोगे आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। आपको खास तौर पे माइक्रो लास्ट जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो याद रहता नहीं है, आप उसकी हेडिंग्स बनाओ, उसके निमोनिक्स बना लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से वो छोटे छोटे वर्ड्स याद रहेंगे, वो वर्ड्स याद रहेंगे, आप कोई पॉइंट मिस नहीं करोगे। हेडिंग्स लिख दोगे, वो हेडिंग्स पढ़ लेगा, उसको वो होगा कि बच्चे को ये तो पता है, ठीक है। जिसका थोड़ा सा रट्टा
वीक हो ना वो ये काम कर सकता है। और अंदर जो है ना वो कोशिश करो कि आप वर्ड्स जो है ना वो लिख लो, ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत आसानी से पास हो जाता है। खासतौर पर अगर लास्ट जो चैप्टर्स है ना उनमें आप ये काम करते हो जिसके अंदर ज्यादातर पॉइंट्स है, अगर आपके पॉइंट मिस नहीं है, आपने 4 पॉइंट्स उसने पूछे, आपने चारों लिख दिए, तो वो आपको कभी भी फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ये बहुत बड़ी टिप है, और ये नहीं कि वो, सॉरी टू से, मैं खुद भी लड़की हूँ, लेकिन लड़कियों वाले काम नहीं करने के ऊपर अंडरलाइन भी कर रहे हो और आपका आधा पेपर इस वजह से रह गया। सिर्फ एक पॉइंट बना के बुलेट पॉइंट बनाओ और उसके साथ हेडिंग दो, और उसके नीचे वाली देखो, आपने इतने पेपर्स की ना फी दी होती है, कोई मसला नहीं अगर आपकी एक्स्ट्रा शीट भी लगती है, ठीक है, तो आपने एक लाइन छोड़ के और उस तरह, वो ये भी नहीं कि जैसा पंजाब बोर्ड वाले बहुत ज्यादा पेपर वो करते, तो उतना भी नहीं करना, एक मीडियोकर सा आप लिस्ट बना के, ठीक है, और आप पॉइंट्स बना के वो आंसर्स लिखोगे, तो इकोनॉमिक्स या थ्योरी वाला जो पेपर होता है वो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा याद करने में भी और लिखने में भी, अटेम्प्टिंग में भी, और खासतौर पे उन बच्चों को जिनका पेपर 40s में रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर लिस्ट आते हैं तो आपने पॉइंट्स में लिस्ट लिखनी है, ये नहीं कि एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स लिख रहे हो, आपके अपने पेपर्स नहीं लगने, उनके पेपर्स लगने, एक लाइन में 1 पॉइंट लिखना है, ठीक है, क्लियरली लिखना है। और अगर आपको लगता है ना, अब ज्यादा मसला यहाँ पर ये भी आता है कि बच्चों को ये होता है कि अब उसने 5 मार्क्स की लिस्ट पूछ ली, अब लिस्ट 5 मार्क्स की पूछ ली, आपने सिर्फ 5 मार्क्स की अगर उसने लिस्ट पूछी है ना, तो अगर तो 10 चीजें हैं तो फिर तो आप उसको चलो सिर्फ नाम लिख दो, लेकिन अगर वो 5 चीजें हैं ना, तो प्लीज थोड़ा सा अपनी इंग्लिश यूज करके, कुछ भी यूज करके उसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स डाल दो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो कि इसका ये मतलब है, ठीक है, ये चीज होती है। और अगर वो 10 पॉइंट्स है तो फिर आप 7, 8, 9, 10 जितने आपको याद आ जाए वो आप लिख दो लिस्ट में, ठीक है। और अगर वो लिस्ट 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट्स की, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करो। फिर आ जाते स्टेट। स्टेट के अंदर ये होता है कि आपने सेम वर्ड्स जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो आपने सेम टू सेम उसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वर्डिंग आपने एक्सप्रेस, उसको क्लियरली एक्सप्रेस करना है, ठीक है। डिस्क्राइब के अंदर आपको उस चीज को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब कुछ आपने जिसको कहते हैं वो डिस्क्राइब के अंदर आपने उस चीज को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है कि आई कैप को ऐसे समझना है कि उसको कुछ नहीं पता, और आपने उसको सब कुछ उसका बताना है, ठीक है। डिफाइन के अंदर जो है आपने नेचर, स्कोप और मीनिंग, ये सब कुछ आपने उसका बताना है, ठीक है। और डेफिनेशन अगर आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहती तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि वर्ड टू वर्ड आपको डेफिनेशंस याद हो, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा डेफिनेशंस है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने पेपर भी डिस्कस कर लिया है, और ये भी। अब हम इस बात पे आते हैं कि हमने बाकी जो हमारा टाइम रह गया है उसके अंदर पेपर को तैयार कैसे करना है, ठीक है। ये वैसे अभी मैं जो आपके साथ प्लान शेयर करूंगी, यह वैसे हमारे जो सीए ब्रांड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, लेकिन इधर भी शेयर कर रही हूँ मैं ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। ये रिवीजन प्लान है, तो इसको हम देखेंगे। अब आपने रिवीजन प्लान देखे, अब रिवीजन्स पे आ जाए। अब रिवीजन्स का ये सीन होता है कि आपने, जिसको कहते हैं, ज्यादातर होता ही है कि बच्चे एक रिवीजन, देखिए किसी भी सब्जेक्ट की एक रिवीजन या एक दफा उसको तैयार करना इनफ नहीं होता, ठीक है। कम से कम 2-3 दफा का आप प्लान करोगे, ठीक है, आप कम से कम 3 दफा का प्लान करो, तो उसके बाद जिसको कहते हैं वो आपको 1 या 2 दफा जिसको कहते हैं वो आप उसको कर सकोगे, ठीक है। आप अगर 5 दफा का प्लान करोगे ना, तो आई गारंटी, जिस तरह की हर बच्चा होता है, बहुत कम बच्चे होंगे जो 5 दफा पूरा करेंगे। प्लान कभी भी एक दफा करने का नहीं बनाते, ठीक है, प्लान कम से कम 3-4 दफा करने का बनाते हैं। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा ये कर लिया मैंने, थोड़ा सा वो कर लिया, और फिर जाके आपके 2 या 3 दफा जो है ना वो प्लान कंप्लीट होता है, और फिर जिसको कहते हैं आप पास करते हो। आप एक दफा बनाओगे ना तो वो आधा सिलेबस ही कंप्लीट होता है, ठीक है। ये भी एक गलती आती है। अब आपने रोजाना, ठीक है, वैसे भी लॉकडाउन है, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है, कोई काम नहीं है, सब बोर हो रहे हैं, आप एटलीस्ट इकोनॉमिक्स को 2 घंटे तो आराम से दे सकते हैं। अब कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी स्टडीज की, ठीक है, जो आपने करनी है, जो हमें आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा है। सबसे पहले तो जब आप पढ़ने लगे हो ना, तो आप अपना मोबाइल साइड पे कर दो, ठीक है। अगर सीए करना है तो मोबाइल जो है ना वो साइड पे कर दो। जब मैं बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मुझे किसी ने ये एक एडवाइस दी थी, और मैंने उस टाइम उसकी बात को ऐसे लिया था कि यार ये बंदा पागल हो चुका है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो भी कैसे सकता है। लेकिन अब इस स्टेज पे मैं भी यही बात कहती हूँ कि जो वाकई ये बच्चा ये काम करता है ना, उसको वो वाकई सक्सेसफुल होता है, ठीक है।
कुछ अरसे बाद लाइफ सिखा देती है आपको। चलो आप मेरी आज नहीं सुनोगे तो आपको बाद में समझ आ जाएगी कि यार वाकई मैं ये ना करता तो इस तरह हो सकता था, ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं था। मैं आपको ये नहीं कहूंगी क्योंकि सेलफोन आजकल ऐसी नेसेसिटी बन चुकी है कि आप उसको छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जब आप पढ़ने बैठो तो अपने सेलफोन का जो है ना उसको बंद कर दो, ठीक है। आपको अगर कोई भी काम है आप नेट ऑन रखो, व्हाट्सएप वगैरह आप बंद कर दो। बिलीव मी 2 घंटे के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप में से या कोई भी स्टूडेंट ऐसा पीएम बैठा हुआ है, हमारा प्राइम मिनिस्टर से स्टूडेंट है नहीं, ठीक है, किसी के इतने इंपॉर्टेंट काम होंगे कि अगर उसका 2 घंटे मोबाइल बंद हो जाए तो उसको मसला हो जाए, ठीक है। तो जिसको कहते हैं वो आपको जिसको कहते हैं आपने मोबाइल बंद कर देना है, ठीक है। जब आप मोबाइल बंद कर दोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना, फोकस करना। आपके तो ना फोकस नहीं हुआ, फोकस नहीं हुआ, फोकस कैसे करें, फोकस कैसे करें, वही होता है कि आप जिसको कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी आपने एक फिक्स टाइम रखो और उससे मोबाइल बंद कर दो। आप जब बंद करो तो फिर बस बंद कर दो, उसकी तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए कि भाई इधर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो क्या कर रहा होगा, उसने कितना पढ़ लिया है, दोस्त के साथ वो बातें एक दफा निकाल लो दिमाग से। उस टाइम सिर्फ सीए और आपकी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये काम करोगे तो आप डेली 2 घंटे 24 आवर्स में सिर्फ 2 घंटों का पता भी नहीं चलता, जिसमें से आधा घंटे तो आपने वैसे ही जाया करना है ना, तो बाकी 1.5 आवर्स बनते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे का प्लान करोगे तो आप तकरीबन 1 और 1:15 आप इतना पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप पहले ही 1:15 करोगे तो 15-20 मिनट बाद आप उठ जाएंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना वो इधर उधर वाली बातें, हाँ, एक अलग रूम में लाइब्रेरी, इसीलिए मैं प्रेफर करती होती हूँ कि लाइब्रेरी जाके एक अलग रूम में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है, वहां पर जाके आपने बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, आपका टारगेट है, आपने स्टॉप वॉच रखनी है और 2 घंटे सिर्फ आपने पढ़ना है, ठीक है। और इधर उधर आपकी बातें आपने दिमाग से निकालनी है, दिमाग से आपकी अगर वो बातें निकलेंगी तो ही जिसको कहते हैं वो आपकी आपको स्टडीज होंगी, ठीक है। 2 घंटे अगर आप आज से इकोनॉमिक्स को देना शुरू करते हैं तो यू वुड हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। और ये मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, जो 2 घंटे जिसको कहते हैं हमजा, आई विल शेयर दिस प्लान इंशाल्लाह, आई विल टेल सर सलान, वो आपको प्लान दे देंगे, ठीक है। तो जिसको कहते हैं अब आते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप मंडे से ही स्टार्ट करते हो, इसके अंदर मैंने काफी गैप्स भी रखे हैं, ठीक है। तो जिसको कहते हैं सबसे अगर आप मंडे को स्टार्ट करते हो, अब आपको एक और चीज लर्निंग आउटकम से मुझे याद आ गया, जो आईकैप क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपकी जो लर्निंग आउटकम्स, कहीं पर भी आप आईकैप की बुक खोलोगे, कहीं पर भी अगर आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसके स्टार्टिंग में थ्योरी वाले में ज्यादातर लर्निंग आउटकम्स होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से ही बनते हैं, यही क्वेश्चंस उसने उठा के उधर रखने हैं। तो अगर आपने पहले ही ये किया होगा तो आपको ये मसला पेश नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन इतने वो नहीं लगेंगे कि एकदम ये क्या आ गया, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं है, और जिसको कहते हैं आप जिसको कहते हैं क्या करना है और क्या कैसे कहाँ से सवाल आया। आपने लर्निंग आउटकम्स देखने हैं, आपके बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में भी दिए होते हैं। रोजाना के आपने सिर्फ और सिर्फ 3 जो है वो लर्निंग आउटकम्स याद करने हैं और उनको लिखना है अच्छे तरीके से, पॉइंट्स बना के, जिस तरह भी आपको याद होता है। आपने सिर्फ रोजाना के 3 आउटकम्स जो है वो याद करने हैं। यहाँ पर मैंने सारे डिफाइन करके कि आपने एक दिन में कौन से आउटकम्स याद करने हैं, ठीक है। आपने किस तरह स्टार्ट लेना, स्टार्ट चैप्टर 1 से ही ले, ये नहीं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस तरह कर लूँ तो इस तरह कर लूँ। आप चैप्टर 1 से 3 आउटकम्स आपका रोजाना का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और 2 घंटे में मैं कहती हूँ 2 दफा भी हो सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से करते हो। चलो पहली दफा है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आराम से आप 2 घंटे के अंदर 3 आउटकम्स कर सकते हैं। अब ये प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप अगर आप मुझे बता दें कि मैं आपको एक एक ये एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा पॉइंट आपने कहाँ पर याद करना है, क्योंकि ये शेड्यूल तो मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे बता दें कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं इसको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूं या आपको ये शेड्यूल दे दूं, आप खुद देख के तो तैयारी कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन करूं या आगे चलूं, आप मुझे बता दें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, आगे चले। ये तो अच्छा, चले मैं आपको एक बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको पता चल जाए, ताकि थोड़ा सा बच्चों के लिए। देखो ये अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक खोल के दिखा दूं, बल्कि मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। चैप्टर 1 है, उसके ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये लर्निंग आउटकम्स आईकेप ने आपको खुद बताई है कि ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, मतलब ये आगे भी है
लेकिन 3 जो है ये आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और लेवन रॉबिन्स ने जो डेफिनेशंस तीनों ने दी हैं, उन तीनों डेफिनेशंस, आपने ये 3 डेफिनेशंस याद करनी है। फिर आपने स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स याद करने, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्केरिटी, काइंड्स ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, चॉइसेस एंड वांट्स, इन सबको कॉन्सेप्ट, इन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ये सारा याद करना है। ये 3 सवाल आपने याद करने हैं एक दिन में, ठीक है। 24 आवर्स में आपने सिर्फ ये 3 सवाल याद करने हैं, डेफिनेशंस, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये जो बाकी हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है। उससे अगले दिन फिर आपने क्या करना है, आपने आगे वाले याद करने हैं 3 सवाल, ठीक है। डेली के 3 सवाल आपने सिर्फ याद करने हैं, ठीक है। अगर 10 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आप याद कर रहे हो तो यू आर जस्ट गेटिंग 3 क्वेश्चन। अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी आप याद कर रहे हो, लॉन्ग, इतने लॉन्ग तो होते ही नहीं है ये, ठीक है, 3 भी कर रहे हो तो बहुत आराम से आधा घंटा 40 मिनट्स में आपका क्वेश्चन याद हो जाता है, इफ यू हैव टेकन योर क्लासेस, ठीक है। अगर आपने क्लासेस ली हुई है तो 3 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। आई नो कि आपने सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं करना, आपने साथ दूसरे सब्जेक्ट भी कम लग रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके चलेंगे तो ये इकोनॉमिक्स के लिए इनफ टाइम है, ठीक है। अब ये करते करते जो है आपका सारा सिलेबस, अगर आप 8 जून से स्टार्ट करते हो, अभी से स्टार्ट करते हो और सोचते हो कि यार ज्यादा नहीं ना, तो 3 तो करने ही है, 3 तो करने ही है, ठीक है। आप अपने आप को मोटिवेट करो, सिर्फ 3 ही तो है, सिर्फ 3 ही तो है। तो आप ये करते करते करोगे तो आपका सिलेबस खत्म होगा जुलाई में जाके। यस, यू वुड गेट एंड टू 18th ऑफ जुलाई, ठीक है। बीच में छुट्टी वगैरह नहीं लेनी है आपने, ठीक है। 18th ऑफ जुलाई को आपका सिलेबस, अब आप कह रहे होंगे छुट्टी के बगैर हम किस तरह कर सकते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि छुट्टी ना हो, चीट डेज तो हमेशा आते ही आते हैं। यस, दिस अवैसनूर, ये 2 महीने का 8 जून से लेके एंड तक आपको प्लान दूंगी कि कितनी दफा आप रिवीजन कर सकते हैं। अब 18 जुलाई तक अगर आप यही प्लान फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी एक दफा रिवीजन 18 जुलाई को आपने सारी बुक कर ली और अच्छे से कर ली। अगर आप रोजाना 3 क्वेश्चंस करोगे तो आप उसको अच्छे से करोगे, क्योंकि आपने क्लासेस ली, आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। जो पोस्ट में तैयार कर रहे हैं उन्होंने ऑब्वियसली, जो पोस्ट में तैयार कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने पहले क्लासेस ली होंगी, और जो अभी न्यू बच्चे आए हैं AFC वाले होंगे, वो तो मेरे हाल से एग्जाम्स ही बहुत लेट हो गए, क्रैश बैच तो इस बार मुश्किल ही है कोई दे, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग चीज है, आगे आपको पता चलेगा काफी डेज है, वो भी 18 जुलाई तक, मतलब इतने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अराउंड 30 डेज के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज जो आपने, एक दफा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, आपने एक दफा पूरी बुक करी, अब आपने आ जाना है, पास पेपर्स आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज पास पेपर्स जो होते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है, हर जगह से इजीली, बहुत आराम से आपको पास पेपर्स जो है चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। अब आपने सारे बुक तो पढ़ ली, आपने क्लासेस भी ले ली होंगी, ठीक है, आपने बुक भी पढ़ ली, अब आपने क्या करना है, आपने पास पेपर्स करने हैं। पास पेपर के अंदर आपने करना कि आपने पूरी बुक पढ़ ली हुई है, आपने चैप्टर 1 के पास पेपर्स को रीड आउट करना है, और आप कोशिश करो कि आप लिख लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप अगर थोड़ा थोड़ा के, जिसको कहते हैं पास पेपर्स, आपके आई कैप के पास पेपर्स जो हैं, वो वाले पास पेपर सबको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पास पेपर्स कौन से सोर्स, मतलब पास पेपर्स आपके आई कैप के पास पेपर्स आपने करने हैं, ठीक है। तो जिसको कहते हैं वो, आपने पेपर्स करने के बाद क्या करना है, एक चैप्टर के पेपर्स लेने हैं, उनको कम से कम 3 4 5 क्वेश्चंस को ना लिखना है, आपने सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चंस भी लिखते हो ना, देखो अगर आप 2 आवर्स भी इकोनॉमिक्स को आपने फिक्स किए हुए हैं तो आप 2 से ज्यादा क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चंस जो है वो लिख सकते हो, चैप्टर 1 के तो आराम से लिख सकते हो। आपने क्या करना है, एक दिन में पास पेपर्स लेने हैं, जो सोर्स में आपको दे दूंगी ग्रुप के अंदर, वो भी हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पास पेपर्स के जो चैप्टर वाइज पास पेपर्स हैं उसके चैप्टर से आपने पूरा चैप्टर का पास पेपर्स कर लिए, ठीक है। अब आपने खुद लिखना है, सोल्यूशन नहीं देखना। फिर उससे अगला काम आपने खुद करना है कि आपने सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। आप जब वो सोल्यूशन पढ़ेंगे ने तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है और आई कैप ने क्या लिखा है, ठीक है। आपने देखना है कि आपने वो पॉइंट्स पूरे किए हैं, ठीक है, आपने वो पॉइंट्स सारे लिखे हैं। इस तरह अगर आप ये सारा कुछ करते हैं
तो आपके 15 डेज के अंदर सारे पास पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको मैं आखिर में एक और चीज भी बताऊंगी, जिसके अंदर लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगी, आपको उससे हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप बीच में अगर तकरीबन मैंने 5-6 दिन जिसको कहते हैं वो छुट्टियां दे दी ईद उल अजहा की, ठीक है, वो भी आनी है, और बड़ी ईद पे तो वैसे ही 5-6 से भी ज्यादा छुट्टियां चाहिए होती हैं, लेकिन एग्जाम्स जब सर पे होंगे तो फिर आपको नहीं होगा। अब आ जाओ, आप पास पेपर्स आपके खत्म होंगे 7 अगस्त को। 7 अगस्त को अगर आपके पास पेपर्स खत्म होते हैं तो उसके बाद आपने एक एक चैप्टर के कर लिया। अब आप कह रहे होंगे कि कुछ अब आपको मैं आखिर में बताऊँ, फिर आपने क्या करना है कि आपके पास पेपर्स भी हो गए, आपने एक दफा अपनी बुक भी कर ली, अब आपने क्या करना है कि आपने रिवीजन करनी है। अब जब आप इतना कर लोगे ना, बिलीव मी कि आपको इतना आ चुका होगा कि आप आधे घंटे घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आधे घंटे घंटे में नहीं भी ना तो 1.5 घंटे में तो आप एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर सकते हो। चलो 2 घंटे कर लो, ठीक है, बहुत ही आप लेजी हो तो आप 2 घंटों में रिवाइज आराम से कर सकते हो, ठीक है। इतनी रिवीजन पावर आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि आपके पेपर्स आ चुके होंगे और उस टाइम आपको ये रिवाइज करना है, ठीक है। तो जिसको कहते हैं वो, उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सारों चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अब 22 अगस्त को आपका सिलेबस, तीसरी रिवीजन आपकी सारी बुक की खत्म हो जाएगी, ठीक है। सारी बुक की आपकी रिवीजन 22 अगस्त को खत्म हो जाएगी। ये आपने कम से कम कितनी दफा आपकी रिवीजन होगी? 3 दफा। अब आप आ जाए कि जी एक जो इशू, ये टाइम टेबल बनाते हुए मुझे भी, मैंने भी सोचा कि यार अगर मैं हूं, मैंने अपने आप को रख के बनाया, ठीक है, तो मुश्किल होगी भाई। कुछ चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, कुछ चैप्टर्स क्वेश्चन में तो मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये तो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो आप रोजाना डेली के डेली कर सकते हो। अब अगर आप रिवीजन पे आ जाए पास पेपर्स पे, कुछ चैप्टर्स जिसको कहते हैं वो लंबे हैं, कुछ चैप्टर्स जिसको कहते हैं वो छोटे हैं, कि कुछ चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा दफा पास पेपर्स आए होंगे, कुछ चैप्टर्स में से कम दफा आए होंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आप डेली कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जिसको कहते हैं जो लंबा चैप्टर होगा ना, उसका जैसे चैप्टर 5 और 6 है ना, 6 में से बहुत कम पास पेपर्स आए हुए, ठीक है। आपको जब पास पेपर्स मिलेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर क्वेश्चंस कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्वेश्चंस छोड़ देने, ठीक है। आपने क्या करना है कि चैप्टर 5 के जो कुछ पास पेपर्स अगर आपके रह गए हैं तो आपने वो नेक्स्ट डे कर लेने, लेकिन डेली आपने इकोनॉमिक्स को 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। अगर आप इतने देते हो तो मैं आपको बता दें, जब आप 3 दफा कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी मेहनत है ना, आपने 3 दफा जब करोगे तो आई कैन गारंटी कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, कोई बच्चा ये सब कुछ करे और वो बच्चा फेल हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। और ये जो पीछे मैंने चीजें बताई हैं वो वाली काम भी ना करके आए, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अब स्मार्ट स्टडी के ऊपर अगर हम आए तो वो क्या है, ठीक है। अब आपकी रिवीजन भी होगी 22 अगस्त को। 22 अगस्त को अगर आपकी रिवीजन स्टार्ट हुई है तो आपका पेपर जो होगा इकोनॉमिक्स का, उसके बाद भी आपके पास काफी डेज बचेंगे, ठीक है। जो आपके जिसको कहते हैं 22 अगस्त से अगर आगे हम जाएं तो आपके पास पूरा एक मॉक का वीक बचेगा, और उससे अगले वीक में आपके एग्जाम्स, आई थिंक 7 से एग्जाम्स होंगे ना, मेरे ख्याल से तो 7 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे क्योंकि फर्स्ट जो है वो 31 अगस्त को मंडे बन रहा है इस बार। तो सितंबर का फर्स्ट, मुझे लगता है कि अगर 7 आपके होते हैं, 7 से अगर डेट शीट तो आ गई होगी आपकी चार्ट्स में, तो मुझे पता चल गया होगा 7, हाँ 7 से जिसको कहते हैं होने हैं, तो फिर तो आपके पास देखो 22 से 7 तक जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम होगा। 10 सितंबर को आपका इको का पेपर होगा, ठीक है। इको के लिए बाकी से जब अगर किसी ने इंट्रो देना है तो उसके भी तो पेपर होगा ना, इस वजह से 7 को ही रखते होते हैं, सिर्फ सबने इको तो नहीं देना, सबने इंट्रो भी देना है, वो तो 7 को ही होगा। तो देखो 22 से 7 तक आपके पास फिर 2 वीक्स 15 डेज बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये आपका प्लान पहले नंबर पे, तो देखो अगर आप सोचोगे कि मैंने इस प्लान को 2 से 3 दिन आगे करना है तो फिर तो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाएगा प्लान, ठीक है। कभी सोचना ही नहीं है, पहले नहीं सोचते कभी भी, पहले जिसको करने से पहले नहीं सोचते। आप एक्सपेक्टेशंस अपनी ज्यादा रखोगे, अपने आप को ज्यादा टारगेट दोगे तो फिर आप थोड़ा टारगेट अचीव करोगे, ठीक है। तो फिर ये होता है कि आपकी, अगर आप ज्यादा देखो, आपने कहा है कि आपने 2 किलोमीटर भागना है, ठीक है, और आपको लगता है ये तो बहुत ज्यादा, मैं नहीं भाग सकूंगा, तो आपके अंदर एनर्जी भी आपकी ज्यादा होगी, आपका दिमाग पहले से रेडी होगा कि मैंने तो ज्यादा भागना है, ठीक है। फिर आप जिसको कहते हैं थक जाओगे तो आप क्या होगा कि 1.51 किलोमीटर भाग चुके होगे, और आपकी क्वालिफिकेशन अगर करने के आए कि, तो देखो अगर आप एम कर रहे हो 100 मार्क्स लेने का तो आप 70-80 तक आते हो, क्योंकि इंसान है, इंसान कभी भी 100% दे ही नहीं सकता,
ठीक है। अगर आपकी जो प्लानिंग है उसके आप 70-80% जो होती है ना वो आपकी पूरी होती है। उसके अलावा जिसको कहते हैं आपकी प्लानिंग्स जो होती है वो थोड़ा बहुत जो होता है ना वो आप कम कर देते हो। तो आपने क्या करना है, पहले नहीं सोचना, आपने यही सोचना है कि बस मैंने इस प्लान को फॉलो करना है। फिर देखो, तो आपने जिसको कहते हैं वो, आपने इन सारी चीजों को जिसको कहते हैं वो लेके चलना है अच्छे तरीके से। अगर आप ये सारा कुछ अच्छे तरीके से लेके चलोगे ना, तो आपके अगर 2-3 दिन आगे हो जाता है तो 15 डेज पहले आपका सिलेबस ये इस शेड्यूल के हिसाब से खत्म होना है। तो अगर आपके 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, देखो आप पहले भी कर सकते हैं, ये नहीं जरूरी कि आप लेट ही करो। कुछ बच्चे हो सकते हैं वो पहले कर लें, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो बाद में करें। ठीक है, तो आपके लिए जिसको कहते हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप ये करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेशंस जो हैं वो हम नहीं यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर आपके बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने जैसा पास पेपर्स का मैं आपको बता दूं कि वो करना है, और जिसको कहते हैं वो पास पेपर्स का अगर मैं आपको बता दूं कि वो मैं आपको शेयर कर दूंगी सारों को। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किसी टाइप की हेल्प चाहते हैं तो वो भी आप सर सलाह से बात कर सकते हैं। आई वुड एडवाइस कि आप लोग टेस्ट सेशन जरूर दो। ठीक है, टेस्ट सेशन से ये होगा कि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी। जो रिपीटर्स हैं वो तो मस्ट टेस्ट सेशन दें। ठीक है, और 40s से 50s में फेल होने वाले को पता चल गया होगा कि क्या मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स नहीं करें। और सेकेंडली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको मैं इतना कहूंगी कि फेल, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट फेल नहीं करवाते। ठीक है, और जिसका हो गया वो उसको डिस्करेज नहीं करी, वो समझे कि मैम कह रही है भाई ऐसे हो गया और ये, लेकिन देखो मिस्टेक्स है ना, हर एक की मिस्टेक्स होंगी तो उसने फेल किया। ठीक है, बहुत सी और रीजंस भी हो जाती हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं करना पेपर के अंदर। ठीक है, आपको बिल्कुल भी पैनिक अगर आप कर गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर को सॉल्व करना। बहुत आसान पेपर होता है, आई कैप से डरने की जरूरत नहीं है। अब आखिर में मैं 2-3 और टिप्स आपको बता देती हूँ जो आपको हेल्प आउट कर देंगे पेपर के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने उसको ये एक्सप्रेशन नहीं देना कि आप जिसको कहते हैं सिलेक्टिव स्टडी करके आए हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर नहीं आता, ठीक है, आपने हेडिंग्स देनी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख के आना है। ठीक है, पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ते, पेपर ब्लैंक किसी सूरत नहीं छोड़ते। ठीक है, इवन पता है क्या करते हैं कि अगर आपके पास टाइम खत्म होने वाला है ना, आपको लगता है कि लास्ट 15 मिनट्स पेपर्स के अंदर अनाउंस कर देते हैं। आप में से बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे, लास्ट 15 मिनट्स जो होते हैं वो अनाउंस हो जाते हैं, आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है। तो लास्ट 15 मिनट्स जब अनाउंस होते हैं ना, उसके अंदर क्या करते हो आप, वो क्वेश्चन लिख के ना आप ऐसा इंप्रेशन छोड़ के आना है कि यार मैं लिख रहा था तो टाइम खत्म हो गया। ठीक है, मुझे आता था लेकिन लिखने का टाइम नहीं मिला। ऐसा इंप्रेशन छोड़ के आओगे ना तो अगला जो पढ़ने वाला बंदा है ना वो भी कहेगा यार हाँ, उसको थोड़ा बहुत आप पे तरस आ जाएगा, इवन तो कि वो आपको क्वेश्चन आते नहीं होंगे। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, वो अगले बंदे को तो अब अंदाजा नहीं होगा कि आप ट्रिक करके आए कि बच्चा मजबूर है। ठीक है, आपने ऐसे ही करना, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते ना उसको आखिर में जो है ना, जब आप लास्ट में आओगे तो लास्ट में ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है कि भाई मैं लिख रहा था और ये क्वेश्चन मेरा रह गया। ठीक है, तो वो आपको कुछ ना कुछ लीनियंट मार्किंग कर देते हैं, एटलीस्ट लीनियंट मार्किंग नहीं करते तो उस क्वेश्चन पे आपको फेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपके पास कुछ नोट करने के लिए है तो आप वो कर लें, वरना फिर मैं बुक उसके अंदर भी भेज दूंगी, ग्रुप के अंदर भी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप फिर यही वाले गेस समझ के और बस यही चैप्टर्स तैयार कर लो और यही चैप्टर्स करके जाओ। ठीक है, इसी वजह से मैंने कहीं पर नोट डाउन नहीं किए, और शायद मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ग्रुप में भी शेयर नहीं करूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आप सबने लिखने हैं और सारा कुछ अभी मैं चैट बॉक्स में भी कर देती हूँ, बल्कि मैं चैट बॉक्स के अंदर ही मैसेज भी कर देती हूँ और साथ साथ बोल भी देती हूँ कि ये कौन कौन से चैट। ठीक है, तो अब आपको जिसको कहते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है, सॉरी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 5, 7, 8 एंड 9, माइक्रो में ये हो गए 14 एंड 15। 14, 15 छोड़ने की गलती, 5 ये चैप्टर्स छोड़ने की गलती नहीं करनी। अब कुछ आपको होता है ना जिसको कहते हैं वो, ये मैंने चैट बॉक्स में भी सबको सेंड कर दिया, वो देख लें वहां से देखें। अगर आप ये गलती करते हैं कि आप ये वाले चैप्टर्स छोड़ के जाएं तो ये आपकी बहुत बड़ी, अच्छा अब ये टाइप मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लास्ट टाइम है और आप कहते हो भाई अब बस कुछ करके पास करना है इसको, ठीक है, या मैं पेपर दे आता हूँ मुझे पता चल जाए, ये चैप्टर्स मैंने इधर मैसेज भी कर दिए हैं, यू कैन सी दैट। ठीक है, चैप्टर 1, 3,
5, 7, 8, 9, 14 एंड 15। ठीक है, इन चैप्टर्स को आपने बिल्कुल लास्ट आपका बिल्कुल अगर आ गया, आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस रहे हो और आप सोचते हो, आपको सारे कहते हैं कि यार दे आओ, और जो जिसको कहते हैं वो आपका मैसेज, जिसको कहते हैं आपको पेपर पास होना हुआ तो हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो नहीं होगा, तो फिर आप ये वाले चैप्टर्स करें। ठीक है, अच्छे तरीके से करें, पास पेपर्स अच्छे तरीके से करें। ठीक है, और जिसको कहते हैं वो, तो आपने जिसको कहते हैं वो अच्छे तरीके से पास पेपर्स पढ़ लें और ये वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से कर लें। एमसीक्यूज, अब ये आपको शॉर्ट ट्रैक बता रही हूँ जो कि आई थिंक सो नहीं बतानी चाहिए आपको, इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, लेकिन पास पेपर्स के एमसीक्यूज करें। लेकिन अगर आप इस टाइम ये काम करेंगे ना तो बिलीव मी ये रिस्क है, इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हिट एंड ट्रायल मेथड हो सकता है आप पास हो जाओ, हो सकता है आप फेल हो जाए। ठीक है, और अगर आप पास करना चाहते हो तो फिर तो आपको वो काम करना है, और अगर आपको हिट एंड ट्रायल आप कहते कोई बात नहीं तो फेल भी हो गया तो चलेगा। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक किस्म की प्रोबेबिलिटी रखना चाहते हो, ये मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए कि आप फेल हो जाओगे। हाँ, अगर आपकी लक अच्छी हुई, दुआएं कर लो, नमाज पढ़ लो, ठीक है, 5 वक्त की नमाज अगर कोई पढ़ता है तो उसको कामयाबी जरूर मिलती है। ठीक है, तो अगर आप वो वाला काम कर लेते हो, आप उस तरफ से कामयाबी ले लेते हो, तो हो सकता है आप पास हो जाओ। ठीक है, या माँ की ज्यादा दुआएं ले लेते हो तो हो सकता है आप ये ट्रिक करके पास हो जाओ। लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखा देते हो, बुरा सलूक कर देते हो, कुछ उल्टा सीधा कर लेते हो, किसी की बदुआ ले लेते हो, तो फिर आप हो सकता है कि ये काम करके फेल हो जाओ। ठीक है, तो ये मैं उन बच्चों को बता रही हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिसको कहते हैं वो बिल्कुल आखिर में आके ना बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है और वो फिर सीनियर से पूछना शुरू कर देते हैं और वो उनको गलत गलत मशवरे देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसका सिंपल बात ये होती है, आप एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार करो। देखो 15 एमसीक्यूज हैं, और यस, आप अगर किसी का दिल दुखाते हो तो बहुत बुरी बात होती है किसी का दिल दुखाना। ठीक है, आपका जब दिल दुखता है तो जिसको कहते हैं वो आपको बुरा लगता है ना, अगर कोई आपको बुरा कह के चला जाए। और ये वैसे बात बहुत आउट ऑफ द वे निकल जाएगी, लेकिन कभी भी किसी के साथ वो काम ना करो जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हुए। अब मैं जो आपको आखिर में बात बता रही हूँ इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ऐसी सिचुएशंस मेरे पे भी आती थी। ठीक है, चैप्टर फिर रिवाइज कर दूं। चैप्टर 1, 3, 5, 7, 8, 9, 14 एंड 15। तो उसके बाद तो आपने क्या करना है कि ये सारा करके एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से करने हैं, जितने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं वो अच्छे तरीके से कर लो, ये चैप्टर्स कर लो। नहीं नहीं नहीं, ये जो बच्चा कह रहा है पहले ये चैप्टर्स कर ले, नहीं ये चैप्टर्स पहले नहीं करने। आपने जो फर्स्ट रिवीजन है ना अभी तो बिल्कुल नहीं करने। अगस्त के मंथ में जाके अगर आपके पास होता है ना कि अगस्त के मंथ में आप जाके तैयारी स्टार्ट करते हो तो फिर पहले आप ये चैप्टर्स कर लो। ठीक है, लेकिन अब भी ये वाला काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब भी तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ये वाला काम नहीं करना। ठीक है, तो आई थिंक सो काफी टाइम किस ईयर तक करने चाहिए आपको पास पेपर्स, आपको जिसको कहते हैं जितने अटेम्प्ट्स के हैं ना वो आपको सारे करने चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं सारे तो नहीं होते, 2017 से। ठीक है, 2017 के जो पास पेपर्स है वहां से करने चाहिए क्योंकि उससे पहले इकोनॉमिक्स जो है वो और होती थी। ठीक है, और 2017 के बाद आपको और करनी चाहिए। ठीक है, तो 2017 जो सितंबर मार्च अटेम्प्ट है उधर से आपको करने चाहिए, आपका सिलेबस वहां से स्टार्ट होता है, उससे पहले बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उससे आगे वाली अटेम्प्ट्स के कर लो, बहुत होते हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज आप कर लो। आपके एमसीक्यूज के ऊपर मैं फोकस इस वजह से ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि पेपर बहुत आसानी से पास होते हैं। अगर आप एमसीक्यूज सही कराते हो तो खुद सोचो 15 में से अगर आपके 10 एमसीक्यूज भी ठीक है तो 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक से करें या किसी और सोर्स, क्वेश्चन बैंक सबसे मेन चीज मुझे याद आ गई। थैंक यू अरसलान, आपने क्वेश्चन बैंक का नाम ले लिया। कोई भी सब्जेक्ट यू वुड मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, मैंने खुद किया। आई हैव पास माई पेपर्स इन 4 days ऑल्सो। ठीक है, 4 दिन पढ़ के पेपर पास किया मैंने। ठीक है, ये बात अब क्योंकि मैम आप तो महान है, पहले भी पढ़ा था लेकिन 4 दिन, आखिरी 4 दिनों में मैंने पेपर पास किया। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई क्वेश्चन बैंक अगर आई कैप ने बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप जब खोलते हो ना तो आपको लगता है ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा पेपर आएगा कैसे, इतनी मुश्किल जिसको कहते हैं वो पेपर आता है, पेपर तो बहुत मुश्किल होना चाहिए, ये वो जिसको कहते हैं। लेकिन पास पेपर के अंदर जिसको कहते हैं ना वो आपको
जो आईकैप का क्वेश्चन बैंक है वो जरूर करें, हर सब्जेक्ट का करें। अकाउंटिंग्स का मस्ट करें, अकाउंटिंग्स का जो पास पेपर है वो तो मस्ट करें ना, और थ्योरी का भी पास पेपर मस्ट करें, ठीक है। अगर आप सॉरी पास पेपर क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज तो किसी सूरत नहीं छोड़ने, ठीक है, उनको तो करना ही करना है, उस तरह का एमसीक्यूज ही आएगा, ठीक है, उसी तरह के पास पेपर्स और जो क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज है दैट आर इनफ। अगर आप ये कर लेते हो तो आप 15 में से एटलीस्ट 12 टू 13 एमसीक्यूज आप ठीक कर लोगे, ठीक है। तो अब मेरे लिहाज से तो आपकी काफी आउट ऑफ द वे भी हेल्प हो गई है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पास पेपर्स इंशाल्लाह चैप्टर वाइज वी विल शेयर दैट आल्सो, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और हाँ, ये देखो किसी ने नंबर शेयर किया, आप इसको मैसेज करके आप चैप्टर वाइज आप प्लीज ऐसा ये रिवीजन प्लान तो मैं शेयर कर दूंगी। अब्दुल कदीर प्लीज आप ऐसा करें कि ये जो पास पेपर्स हैं आप ग्रुप में तो होंगे, मुझे भी शेयर कर दो ताकि मैं आगे भी बच्चों को दे सकूं, ठीक है। तो आप ये प्लीज मुझे दे दें, ठीक है। अब हम ये मीटिंग एंड करते हैं, आई डोंट नो कितना टाइम हुआ है, और मुझे लग रहा है कि हमारा टाइम पूरा हो गया है। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ ले, ठीक है। आई गिव यू जो अभी अवैस वो जो अभी ग्रुप बना है इसी सेशन के लिए, उसी ग्रुप में भेजेंगे हम, ठीक है। ठीक है। और जिस बच्चे ने कहा था अभी, मुझे उसका नाम भूल गया, चैट ऊपर चली गई है, जिस बच्चे ने बोला था कि उसके पास पास पेपर्स हैं, प्लीज मुझे सेंड कर देना। तो ठीक है, आप मुझे सेंड कर देना। आप टेस्ट सेशन में इनरोल्ड हो? चलें ठीक है, फिर मैं वो देख लेती हूँ। मैं सर अरसलान से कहूंगी वो आपसे लेके सब बच्चों को शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर वाइज जो है वो पास पेपर्स मिल जाए। और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो, ठीक है। अक्सर छोट होता है कि बहुत ज़्यादा है बुक में तो ग्राफ नहीं याद रहते, तो कैसे कोई इजी वे ग्राफ्स का मैं आपको बताती हूँ। आप अपने ग्राफ्स याद करो ना, ठीक है। इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करूंगी, ठीक है। और आपने जिसको कहते हैं ग्राफ्स का किसी ने पूछा है, हाँ हाँ मैं अरीशा ये शेड्यूल शेयर कर दूंगी और पास पेपर्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप ग्राफ्स का ये करें कि आप उस ग्राफ को समझे, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप बुक वाला ग्राफ ही बनाएं, आप उस ग्राफ को समझे, ठीक है। कोई भी आप ग्राफ होगा उसको समझे और खुद बना ले, ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा। हाँ, हर क्वेश्चन आपने न्यू पेज से स्टार्ट करना है। आप तो ई बुक आ चुकी है, उसके ऊपर आपने वो बहुत ध्यान से फिल आउट करना है पार्ट। इवन हर क्वेश्चन का हर पार्ट जो है वो भी अलग पेज से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर ने चेक करना होता है, कंप्यूटर के अंदर जाके चेक करना होता है। तो वो फिर आपका पार्ट अगर अलग नहीं होगा तो फिर आपको एक ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपने ये वाली गलतियां भी करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ये हम हो सकता है कि और सेशन रखें कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, हर क्वेश्चन आपने अलग पेपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलें, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम।